नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स के टॉप 50 VVIA MCQ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर अवश्य करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। देखिएगा बच्चों, पहला प्रश्न है शब्द इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक भाषा से हुई है। देखिए बच्चों, इकोनॉमिक्स या तो माइक्रो या तो मैक्रो, ये तीनों जो वर्ड है बच्चों, ये आपका ग्रीक भाषा से उत्पत्ति हुई है। यहाँ पे इकोनॉमिक्स पूछा गया है, आपसे एग्जाम में माइक्रो या तो मैक्रो पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो तीनों आप लोग याद रखिएगा, तीनों आपका ग्रीक भाषा से उत्पत्ति हुई है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, एक उत्पादन संभावना वक्र प्रत्येक बिंदु पर क्या प्रदर्शित करता है? आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार से आपका उत्पादन संभावना वक्र होता है। तो इसके प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है? तो आर्थिक रूप से दक्ष उत्पादन को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोगों ने क्लास 11 में भी पढ़ा होगा और क्लास 12 में भी पढ़े होंगे और ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है और आपके बोर्ड एग्जाम में पहला प्रश्न यही रहने वाला है। ठीक है ना, कि अर्थशास्त्र का जनक किस अर्थशास्त्री को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक है, देखिए इसके द्वारा लिखे पुस्तक का नाम क्या था बच्चों? वेल्थ ऑफ नेशन। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखा है? तो किसने लिखा है प्यारे बच्चों? एडम स्मिथ ने लिखा है, इन्होंने ही लिखा है। और इन्होंने अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा दिया था? कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? एडम स्मिथ ने ही कहा था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित में से भारत का अर्थशास्त्री कौन है? तो ये जो आप लोग देख रहे हैं रघुराम राजन, आप लोगों ने देखा होगा पहले नोट में लिखा हुआ रहता था, वे भारत का गवर्नर भी रह चुके हैं। तो यही आपका भारतीय अर्थशास्त्री है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। एडम स्मिथ तो नाम से ही पता चल रहा है विदेशी है और ये पाकिस्तान का कहाँ का? शायद इसी प्रकार से पाकिस्तान का ही है और मोहम्मद यूनुस भी शायद पाकिस्तान का ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का अध्ययन है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का अध्ययन है। देखिए प्यारे बच्चों, कौन से अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा दिया था, यह भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। ठीक है, तो जो मैं यहाँ पे कौन कौन से अर्थशास्त्री ने क्या परिभाषा दिया था उसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, ये इनमें से कोई भी आपका एक बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, तो देखिए एडम स्मिथ ने क्या कहा था प्यारे बच्चों? एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। किसने कहा था? एडम स्मिथ ने कहा था। कौन सी पुस्तक में कहा था? वेल्थ ऑफ नेशन में। आपसे पूछा जा सकता है कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो एडम स्मिथ है और इन्होंने ही कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। उसके बाद देखिए आपका है लियोनार्ड रॉबिन्सन। रॉबिन्सन ने क्या कहा था बच्चों? कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है? रॉबिन्सन ने। तो ये तीन जो मैंने आपको बताया, तीनों अर्थशास्त्री ने क्या क्या परिभाषा दिया था, इनमें से एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स आएगा। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है? यहाँ पे बात किया जा रहा है व्यष्टि। व्यष्टि के अंतर्गत किसका अध्ययन हम लोग करते हैं? सूक्ष्म इकाइयों का अध्ययन करते हैं, छोटे छोटे फर्म का अध्ययन करते हैं। ठीक है, एक उपभोक्ता के लक्षण का अध्ययन करते हैं, मतलब छोटे छोटे का अध्ययन किसमें करते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। और समष्टि के अंतर्गत बड़े बड़े किसी देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन, ठीक है, बड़े बड़े क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, जैसे किसी देश की राष्ट्रीय आय हो गया, किसी देश की बेरोजगारी हो गया, सामान्य कीमत स्तर हो गया, तो किसके अंतर्गत करते हैं? समष्टि के अंतर्गत करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है व्यष्टि। तो देखिए प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय आय, किसी राष्ट्र का मतलब हो गया किसी देश, तो देश का आय किसके अंतर्गत हम लोग करेंगे? किसी देश का आय किसके अंतर्गत करेंगे हम लोग प्यारे बच्चों? समष्टि के अंतर्गत। किसके? समष्टि, क्योंकि ये बड़ा क्षेत्र है। उसके बाद देखिए एक फर्म का संतुलन, एक फर्म का संतुलन के बारे में पूछ रहा है। एक का बात किया जा रहा है, यानी कि एक कंपनी का बात किया जा रहा है, छोटा का बात किया जा रहा है, तो किसके अंतर्गत करेंगे? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यष्टि के अंतर्गत करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि व्यष्टि का ही पूछा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये तीनों आपका जो है बच्चों, ये तीनों आपका समष्टि के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद की देखिए अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का मांग फलन क्यू इक्वल टू आपका क्या दिया हुआ है? क्वांटिटी इक्वल टू 20 - 2p दिया हुआ है। ठीक है ना, तो देखिए जहां पर प्राइस आपका है सो कितना है? 10 के बराबर है, अब तो 10 से कम है। ठीक है, देखिए तथा बाजार में उस वस्तु की
इसको छोटा थोड़ा करते हैं, उस वस्तु की 20 उपभोक्ता है। कितने उपभोक्ता हैं प्यारे बच्चों? 20 उपभोक्ता हैं। कितने हैं? 20 कंज्यूमर है। तो वस्तु के लिए बाजार मांग का फलन होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर बाजार मांग का फलन रहे पूछा जाए और इस प्रकार का आपको क्वांटिटी के रूप और प्राइस के रूप में इक्वेशन दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करता है, जो आपका 20 वस्तु दिया, जितना वस्तु दिया उससे आपको गुना कर देना है, उससे आपको गुना कर देना है इस इक्वेशन को। देखिए तो 20 इंटू 20 इक्वेशन यहाँ पे लिख दिया मैंने 2p, ठीक है। तो इसको 20 से गुना कर दीजिए आप लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया 400, 20 गुना 20 400 माइनस आपका हो गया 20 गुना 40, 40p। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, इसको अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो चैनल में वीडियो पढ़ा हुआ है, और आप डिटेल में अभी मत पढ़िए क्योंकि आपके पास 2 से 3 दिन मात्र एग्जाम बचा हुआ है। तो डिटेल में पढ़िएगा तो आपका काफी निकल जाएगा। और हम लोग का मेन पर्पस क्या था यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखना, तो जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका डायरेक्ट पूछा जा सकता है, सिर्फ वैल्यू चेंज किया जा सकता है, ठीक है ना। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, अर्थशास्त्र में उपयोगिता का क्या तात्पर्य है। देखिए प्यारे बच्चों, उपयोगिता किसे कहते हैं? मान के चलिए किसी वस्तु का हम लोग उपभोग कर रहे हैं, ठीक है। उस उपभोग से हम लोग कितना संतुष्ट हुए, उसी संतुष्टि को उपयोगिता कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक कलम आप लोगों ने खरीदा, तो उस कलम को क्या उपयोग करें आप लिखने के लिए, तो 5 रुपए का अगर आपने कलम खरीदा तो उस 5 रुपए कलम से आप कितना संतुष्ट हैं, 5 रुपया आप पैसा वसूल कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, वही उस वस्तु का उपयोगिता हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवश्यकताओं की संतुष्टि से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उतना डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो काफी लेट हो जाएगा ना। चलिए डायरेक्ट प्रश्न पर आते हैं, और अब ज्यादा समझ के ज्यादा फायदा भी नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम भी ज्यादा नहीं है बच्चों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मान ऋणात्मक हो सकता है, मतलब नेगेटिव हो सकता है प्यारे बच्चों। तो देखिए औसत उपयोगिता का बात किया जा रहा है। औसत का मतलब क्या होता है? समान होता है। मान के चलिए आपका 5 संख्या दिया हुआ है, ठीक है ना। मान के चलते 3 संख्या 2 3 और 5, तो इससे आपका औसत पूछा जा सकता है, ठीक है। तो औसत हम लोग क्या निकालते हैं, इसको जोड़ करके जितना संख्या है उसे भागा देते हैं। तो ये कभी माइनस हो सकता है क्या? औसत कभी आपका माइनस नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है। उसके बाद औसत, और फिर वही औसत लागत है, तो ये भी आपका माइनस नहीं हो सकता है। कुल उपयोगिता मान के चलते 1 2 3 4, तो ये एक उपभोक्ता एक वस्तु की उपभोग से यहाँ पे उपयोगिता दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सारे उपयोगिता को जोड़ देंगे तो माइनस में हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। उसके बाद है सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता आपका माइनस में हो जाता है प्यारे बच्चों। आप लोगों ने सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम पढ़ा होगा, तो वहां पे पढ़ा होगा कि सीमांत उपयोगिता एक बार ऐसा आता है कि जब सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, नेगेटिव में चला जाता है, माइनस में चला जाता है। एक एग्जाम्पल से आप लोग समझ सकते हैं। मान के चलिए आप लोग रसगुल्ला खा रहे हैं, तो फर्स्ट बार आप लोग रसगुल्ला खाइएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा, ठीक है ना। फिर दूसरा बार खाइएगा, उसके बाद थोड़ा कम स्वाद आएगा। आता है कि नहीं आता? दूसरा बार कोई भी सामान हम लोग खाते तो ऑटोमेटिक आप लोग मन से अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं, दूसरा बार खाते तो थोड़ा कम स्वाद लगता है, तीसरा बार खाइएगा तो और कम स्वाद आएगा, चौथा बार खाइएगा तो और कम स्वाद। लेकिन ये लगातार होना चाहिए, लगातार खाइएगा तभी, ठीक है ना। 10-20 दिन में खाइएगा तो उसी तरह लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा एक बार खाते जाते तो एक समय ऐसा लगता है ज्यादा खाइएगा तो उल्टी होने जैसा लगने लगेगा, तो वहां पे क्या होगा, उपयोगिता आपका क्या होगा, लास्ट में सीमांत मतलब लास्ट हो जाता है। सीमा का मतलब क्या होता है, लास्ट। तो लास्ट में क्या हो जाता है, माइनस में चला जाता है ना, उल्टी हो गई तो माइनस में चला गया, तो ये वही आपका सीमांत उपयोगिता माइनस में चला जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये आपका माइनस में होता है। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, संतुलन की अवस्था में एक उपभोक्ता वस्तु के उपभोग से डैश उपयोगिता प्राप्त करता है। तो देखिए जब कोई भी उपभोक्ता संतुलन में होता है ना प्यारे बच्चों, संतुलन में कब होगा, जब किसी वस्तु का उपभोग करेंगे उससे अधिकतम जब प्राप्त होगा, अधिकतम उपयोगिता प्राप्त होगा, यानी कि अधिकतम संतुष्टि मिलेगी, तभी उपयोगिता अधिकतम होती है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अधिकतम उपयोगिता प्राप्त होती है तभी संतुलन में होता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, 11 नंबर का आपका प्रश्न है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते, क्या इसको छोटा कर लेते, रुकिए। एक बजट रेखा पर अवस्थित किसी बंडल का क्रय करने पर एक उपभोक्ता की डैश आय खर्च होती है। तो जब बंडल में दर्शाया जाता है ना, बंडल पे क्रय करने पर उपभोक्ता की आय कितनी हो जाती है, संपूर्ण आय खर्च होती है प्यारे बच्चों, संपूर्ण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, आदर्शक अर्थशास्त्र यानी कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के संबंध में क्या सत्य है। तो देखिए प्यारे बच्चों, एक होता है आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एक होता है आपका नेगेटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। तो देखिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, इसमें हम लोग ये पढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, यहाँ पे नेगेटिव इकोनॉमिक्स। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं भविष्य, प्रेजेंट आपका फ्यूचर और आपका पास्ट के बारे में भी पढ़ते हैं कि पहले क्या हुआ था, अभी क्या होगा, अभी क्या हो रहा है और बाद में क्या होगा, ठीक है ना। इस किसमें पढ़ते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। और इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिर्फ फ्यूचर के बारे में पढ़ते हैं कि इस पर डिबेट करते हैं, परामर्श देते हैं कि यही होना चाहिए,
अर्थशास्त्रियों का क्या होता है, आप यहाँ पे डिबेट होता है, ठीक ना, परामर्श देता है, देने का कार्य करता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका राइट यहाँ पे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के संबंध में सत्य है, ठीक है। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आदर्शक अर्थशास्त्र का कार्य परामर्श देना है, यानी कि डिबेट करके परामर्श देता है, आपको सजेशन देता है, किसके अंतर्गत, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के। और ये वहां पे क्या करता है, जिससे पॉजिटिव में, पॉजिटिव आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव में क्या करते हैं, पहले क्या हुआ था, अभी क्या होगा, हो रहा है, और बाद में क्या होगा, ठीक है। किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। मान के चलिए पहले भारत का जनसंख्या 120 करोड़ था, अभी 140 करोड़ जनसंख्या, और बाद में क्या हो जाएगा, 160 करोड़ जनसंख्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये जो अध्ययन हम लोग कर रहे हैं किसके अंतर्गत करते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं। और ये जो आपका जो परामर्श का कार्य होता है, डिबेट का कार्य होता है कि ये होना चाहिए, ये होगा, ठीक है। डिबेट का कार्य किसमें आ जाता है, आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आ जाता है, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है, ये सब, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का है, और ये आपका नैरेटिव इकोनॉमिक, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का है, ठीक है, आदर्शक अर्थशास्त्र का है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बच्चों, किसी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान बाजार शक्तियों के द्वारा किया जाता है। तो बाजार शक्ति का बात किया जा रहा है, ठीक ना, बाजार शक्ति का बात किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। अगर सरकार के शक्तियों की बात किया जाता है, सरकार के शक्तियों का बात किया जाता है बच्चों, तो किसमें आ जाता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में आ जाता है, ठीक है। और दोनों की बात किया जाता है, सरकार और पूंजीवादी बाजार, सरकार और बाजार दोनों की शक्तियों की बात किया जाता है, तो किसमें आ जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में आ जाता है, ठीक है ना। और बाजार का बात किया जा रहा है, पूंजीपतियों का बात किया जा रहा है, ठीक है। बाजार में कौन रहते हैं, पूंजीपति रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, उत्पादन संभावना वक्र का दाहिनी ओर विवर्तित होना का क्या कारण है। तो देखिए प्यारे बच्चों, दाहिनी ओर विवर्तित होने का, ये आपका उत्पादन संभावना वक्र है, तो दाहिनी ओर इधर जाने का इसका क्या कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, तकनीकी विकास, ठीक है ना। आपका उत्पादन संभावना वक्र बढ़ रहा है, ये इधर जाएगा तो मतलब क्या हो रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है प्यारे बच्चों। उत्पादन कब बढ़ेगा, जब बाढ़ आएगा तब बढ़ेगा क्या, उत्पादन नहीं बढ़ेगा, खराब हो जाएगा। संसाधनों का ह्रास होगा तब, ह्रास मतलब कम होना, तो क्या होगी, तो उस समय भी नुकसान होगा, तो उस समय बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा ना। पुराने तकनीक का, पुराने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे तब बढ़ेगा क्या, नहीं ना बढ़ेगा भाई। पुराने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे, बेल और ट्रैक्टर में अंतर है कि नहीं, बेल से हर जोतेंगे तो ज्यादा उत्पादन होगा क्या, नहीं, ट्रैक्टर से ज्यादा उत्पादन होगा, ट्रैक्टर से ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं हम लोग। तो इसका तकनीकी विकास होगा या टेक्नोलॉजी में विकास होगा, बेल से हम लोग क्या करेंगे, ट्रैक्टर पे आएंगे, तभी आपका दाहिनी ओर विवर्तित होगा, मतलब उत्पादन बढ़ेगा। दाहिनी ओर विवर्तित होना मतलब जाना, दाहिनी ओर जाना का मतलब क्या हो गया, आपका विकास, सॉरी उत्पादन बढ़ना, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, देखिए किसी एक किसान 100 टन धान उत्पादन करने के लिए 120 क्विंटल गेहूं का उत्पादन का त्याग करता है, तो धान उत्पादन के लिए अवसर लागत क्या होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था प्यारे बच्चों कि अवसर लागत क्या बताता है, अवसर लागत यह बताता है कि साधनों के वैकल्पिक प्रयोग को, क्या बताता है, अवसर लागत साधनों के वैकल्पिक प्रयोग को बताता है। आप लोगों को मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मान के चलिए आप कहीं ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, वहां पे आपको 100 रुपये मिल रहा है, और कहीं पे आपका नौकरी लगी है प्यारे बच्चों, 5,000 वहां पे दे रहा है, तो ट्यूशन को तो छोड़ना पड़ेगा आपको पढ़ाने के लिए। तो वहां पे जो 100 रुपया आपको मिल रहा था वो आपके लिए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो आपका क्या हो जाएगा, वैकल्पिक, सॉरी अवसर लागत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवसर लागत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 100 रुपया आप लोग छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, गेहूं को छोड़ रहा है, 120 क्विंटल गेहूं को छोड़ रहा है प्यारे बच्चों, 100 टन धान उत्पादन के लिए। तो 120 क्विंटल गेहूं आपका यहाँ पे कहाँ दिया हुआ है, 120 क्विंटल गेहूं, हाँ ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवसर लागत। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, एक विवेकशील उपभोक्ता के लिए दो वस्तुओं रसगुल्ला और गुलाब जामुन के निम्न बंडलों, इसको थोड़ा छोटा कर लेते, निम्न बंडलों का सही अधिमान क्रम क्या होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, विवेकशील उपभोक्ता का बात किया जा रहा है। विवेकशील उपभोक्ता क्या करना चाहेगा, वो चाहेगा कि उस बंडल को चुनना चाहेगा जिससे उसे क्या हो, अधिकतम लाभ हो, अधिकतम उपयोगिता प्राप्त हो, ठीक है ना, ऐसा ही चाहेगा कोई भी विवेकशील उपभोक्ता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किस बंडल में पहले आपको तो क्रम में सजाना है, तो सबसे पहले हमको किसको सजाएंगे, जिससे अधिकतम उपयोगिता मिल रहा हो। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2 रसगुल्ला और गुलाब जामुन है, ठीक है ना। तो देखिए पहले सबसे ज्यादा किसमें मिल रहा है, इसमें 5-6 मिल रहा है, देखिए 11 हो जा रहा है, 3 5 8 ही हो रहा है, ये 4 5 9 हो रहा है प्यारे बच्चों, दोनों जोड़ के, ठीक है। तो 11 यहाँ पे देखिए सी हो जाएगा, पहले सी यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए उसके सी कहीं नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो सी सबसे पहले ज्यादा होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4 5 9, उसके बाद आपका हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा ये, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आपका बी हो जाएगा। तो सी ए बी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विवेकशील क्या करेगा, मतलब सबसे ज्यादा जिससे कहां पे उपयोगिता मिल रहा है वही खोजेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसका अध्ययन समष्टि के अंतर्गत किया जाता है। तो किसका करेंगे, बड़े फर्म का अध्ययन करेंगे, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन करेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। जहां पे एक आ जाए मतलब समष्टि,
एक का अध्ययन हम लोग कहां पर करेंगे, व्यक्तिगत इकाइयों का समष्टि के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के उपभोग से एक अतिरिक्त इकाई के परिवर्तन वाले कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है। एक अतिरिक्त इकाई से, एक अतिरिक्त का जहां बात आ जाए वहां पे सीमांत, तो सीमांत कहां है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, एक अतिरिक्त संसाधन के, एक अतिरिक्त इकाई के संसाधन का उपयोग करने से उत्पादन में जो वृद्धि होगा उसे क्या कहेंगे, सीमांत उत्पादन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक अतिरिक्त जहां आ जाए वहां पे आपका सीमांत का वर्ड लग जाएगा, चाहे उपयोगिता हो जाए, आगाम हो जाए, तो उत्पादन हो जाए। ठीक है, क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, कुल उपयोगिता जब अधिकतम हो तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है प्यारे बच्चों, जीरो होता है। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जहां पे कुल सबसे अधिकतम हो, जहां पे कुल अधिकतम हो, चाहे आगाम हो जाए, उत्पादन हो जाए, चाहे तो उपयोगिता हो जाए, तो मांग हो जाए। ठीक है ना, तो जहां पे कुल अधिकतम होगी वहां पे सीमांत जीरो हो जाता है प्रत्येक केस में, चाहे आगाम के रिवेन्यू के केस में, उपयोगिता के केस में, तो आपका उत्पादन के केस में। ठीक है, तीनों के केस में क्या होता है प्यारे बच्चों, जहां पे कुल अधिकतम होती है वहां पे सीमांत क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, उपयोगिता की जगह पे आपका आगाम भी रह सकता है, उत्पादन भी रह सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है आपका, उदासीन वक्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दो उदासीन वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है, कभी एक दूसरे को नहीं काटता प्यारे बच्चों उदासीन वक्र। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 10 नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिएगा प्यारे बच्चों। देखिए यदि किसी वस्तु की कीमत में 4% की वृद्धि से उसकी मांगी गई मात्रा में 8% की कमी होती है तो मांग की लोच क्या होती है। देखिए बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि मांग की लोच क्या बताता है, मांग की लोच क्या बताता है कि किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन करने से उसकी मांग में क्या परिवर्तन होता है, यही बताता है ना कि कीमत में हम अधिक बढ़ा देंगे और घटा देंगे तो उसके मांग में क्या बढ़ेगा और क्या घटेगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था मांग की लोच, ईडी बराबर क्या था, पढ़ा था प्यारे बच्चों कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में। ठीक है, यहां पे डायरेक्ट एम लिख दिए, म लिख दिए और क लिख दिए, तो देखिए मांग में कितना परिवर्तन हो रहा है, 8%, 8 बटा यहाँ पे क्या हो जा रहा है, कीमत में कितना प्रतिशत कर रहा था, 4 का, तो 8 बटा 4 इक्वल टू क्या हो गया, 2। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक क्रिया का एक उदाहरण है। तो वस्तु विनिमय जो आपका है प्यारे बच्चों वो आर्थिक क्रिया के उदाहरण है। ठीक है ना, क्लियर है, ये पूजा करना, मित्र के शादी में शामिल होना, दान करना, इकोनॉमिक्स में नहीं चलता है। ठीक है, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं आप लोगों को मैंने पहले भी पढ़ा चुका हूं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न था, साधनों के वितरण और समस्या का संबंध किस केंद्रीय समस्या के अंतर्गत आता है। तो वितरण का बात किया जा रहा है, बांटने का बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे किसको बांटेंगे वो पूछ रहा है, तो किसके लिए उत्पादन करेंगे, वही बांटना, मतलब वितरण का मतलब क्या होता है, बांटना, समझ लीजिए वितरण का मतलब बांटना, तो किसको बांटेंगे। ठीक है, तो किसके लिए उत्पादन करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, साधनों की मित विविधता का क्या तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, साधनों का उत्तम उपभोग करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर सरकार तथा निजी व्यक्तियों दोनों का स्वामित्व होता है, सरकार का भी होता है और निजी व्यक्तियों का। तो किसमें होता है प्यारे बच्चों, मिश्रित अर्थव्यवस्था में। सरकार का अगर पूछा जाए सिर्फ सरकार का स्वामित्व किसमें होता है, समाजवादी में, और सिर्फ निजी व्यक्तियों का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, और जब दोनों पूछा जाए तब मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा, मिक्स कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की दुर्बलता संबंधित विचार किसने दिया था। तो किसने दिया था प्यारे बच्चों, RGD एलन ने दिया था, दुर्बलता संबंधित। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, उपभोक्ता कौन होता है, उपभोक्ता कौन होता है, जो वस्तुओं का उपभोग करता हो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्माण करने वाला, इसे जो वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्माण करता है बच्चों उसे क्या कहेंगे, उत्पादक कहेंगे, क्या कहेंगे, उत्पादक कहेंगे। ठीक है, और जो वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग करता हो, तो देखिए अपनी आवश्यकताओं के लिए पूर्ति करने के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं का जो उपयोग करता हो प्यारे बच्चों, उपभोग करता हो, उसे क्या कहेंगे, उपभोक्ता कहेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए मांग का नियम लागू होने का क्या कारण है। तो देखिए सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम भी है, आय का प्रभाव है, प्रतिस्थापन प्रभाव भी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मांग का नियम क्या बताता है कि दाम बढ़ने से क्या होता है, मांग घट जाता है, और दाम कम होने से, कीमत कम होने से मांग बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये किसका कारण होता है, सीमांत उपयोगिता के ह्रास नियम, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव से होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु की कीमत कम होने से उस वस्तु की उपभोक्ता का व्यय अधिक हो जाता है तो मांग की कीमत लोच क्या होगी। देखिए क्या हो रहा है, कीमत कम हो रहा है और क्या हो रहा है, उपभोक्ता की व्यय अधिक हो जाता है। ठीक है ना,
तो इसकी मांग की लोच क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, एक से अधिक हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, एक वस्तु की मांग की रेखा कीमत वाई एच के समांतर है, यानी कि ये वाई एच हो गया ना, ये आपका वाई एच हो गया, ये वाई एच के समांतर खींची गई है। तो इसका तात्पर्य है कि उस वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान, मांग का जब वाई एच के समांतर हो जाए तो कीमत लोच का मान क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये 0 हो जाएगा। जब वाई एच के समांतर हो जाए, मांग रेखा जब वाई एच के समांतर हो जाए प्यारे बच्चों, ठीक है, तो क्या हो जाती है, उस समय क्या हो जाती है, मांग की लोच 0 हो जाए। अब पूछेगा सर ये आप तो बता दिए कि वाई एच के समांतर होती तब 0 हो जाएगा, लेकिन एक्स एच के समांतर हो जाए इस प्रकार से तब क्या होगा, उस समय जब एक्स एच के समांतर हो जाए प्यारे बच्चों तब मांग की लोच ईडी बराबर क्या हो जाता है आपका इन्फिनाइट हो जाता है, ठीक है। और इस प्रकार से जब हो जाए इस प्रकार से तब ईडी इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्स एच के समांतर वाई एच के समांतर हो जाए तब ईडी इक्वल टू 0 हो जाता है, और वाई एक्स एच के समांतर हो जाता है इन्फिनाइट हो जाए। वाई के अगर समांतर हो तो 0 और एक्स के समांतर हो तो इन्फिनाइट। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बच्चों 10 नंबर का आपका, सॉरी 10 नहीं आपका हो जाएगा 30 नंबर, ठीक है। अधिक किसी वस्तु की मांग वक्र का समीकरण Q इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 10 माइनस प्राइस दिया हुआ है, ठीक है ना। तो वस्तु की प्रति इकाई कीमत 2 रुपए होने पर वस्तु की मांग क्या होगी प्यारे बच्चों, तो 2 रुपए होने पर क्या होगी, तो प्राइस इक्वल टू यहाँ पे 2 दिया हुआ है, P इक्वल टू यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो 2 घटा दिए 10 माइनस 2 इक्वल टू 8। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, समष्टि शब्द के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द माइक्रो किस भाषा से लिया गया है, तो अभी आपको मैंने बताया इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड माइक्रो, ये सारा आपका ग्रीक भाषा से है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए चयन की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि हमारे साधन दुर्लभ है, ठीक है, दुर्लभ है इस वजह से चयन की समस्या उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, उत्पादन संभावना वक्र का मूल बिंदु की ओर अवतल होना, उत्पादन संभावना इस प्रकार से होता है ना, और यहाँ पे होता है आपका इसी को कहते हैं मूल बिंदु 0 0 जिसका निर्देशांक, ठीक है ना। तो ये जो अवतल हो रहा है, अवतल लेंस आप लोगों ने पढ़ा ना, अवतल दर्पण, तो ये अवतल इस प्रकार से उसको क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, इसको करेंगे अवतल, ठीक है। तो अवतल जो है मूल बिंदु की ओर, ये किसके कारण है प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्यों जा रहा है सी, बढ़ती सीमांत अवसर लागत, ठीक है, बढ़ती सीमांत अवसर लागत इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इस सारा पढ़ लीजिएगा प्यारे बच्चों, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। ये तो मैंने आपको बताया कि व्यक्तिगत, और जो आपका जो कथन है सारा व्यापक क्षेत्र के, ये सब सारा गलत कथन है, ठीक है, ये सारा समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय आय का निर्धारण हम लोग किसमें करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र। देखिए वही क्वेश्चन आपका आ गया कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखा है, तो पहले बताएं एडम स्मिथ ने। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बच्चों कि अर्थव्यवस्था की किसी केंद्रीय समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से है, तो क्या तो किस केंद्रीय समस्या से इसका संबंध है प्यारे बच्चों, तो चयन, देखिए यहाँ पे चयन की बात करी जाए तो चयन का इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि कैसे उत्पादन करें, ठीक है, कैसे उत्पादन करें, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उत्पादन करें कि हम लोग पुराने जमाना का ही प्रयोग करके उत्पादन करें, तो ये आपका कैसे उत्पादन करें में आ जाएगा चयन की समस्या। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित तालिका का एक उपभोक्ता के लिए कुल उपयोगिता तालिका है, ठीक है, जो यहाँ पे कुल उपयोगिता तालिका दिया हुआ है, यहाँ पे उपभोक्ता, इसको छोटा कर देते क्या, रुकिए, देखिए बच्चों निम्नलिखित तालिका एक उपभोक्ता के लिए कुल उपयोगिता तालिका है, यदि वस्तु की प्रति इकाई कीमत 5 रुपये हो तो संतुलन की आवश्यकता में उपभोक्ता की वस्तु कितनी इकाई प्राप्त करना चाहेगा। तो देखिए प्यारे बच्चों जब कोई भी उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में कब होता है, जब मार्जिनल यूटिलिटी मतलब सीमांत उपयोगिता जब प्राइस के बराबर हो जाए, तो प्राइस यहाँ पे कितना दिया 5 की अवस्था में, तो बराबर का पहले आपको निकालना पड़ेगा क्या, मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी बराबर हम लोगों ने पढ़ा था TUN माइनस टोटल यूटिलिटी मतलब कुल उपयोगिता माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1, ठीक है, TUN माइनस 1, n माइनस मतलब जितना n ले रहे हैं यहाँ पे n क्या है 5 है, तो 5वां नंबर में क्या है देखिए 36, तो 36 से n माइनस 1 एक पहले वाला, तो 36 माइनस एक पहले वाला क्या है 31, तो 36 माइनस 31 इक्वल टू 5, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न बच्चों, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता को क्या कहते हैं, तो देखिए एक अतिरिक्त का बात आ जाए तो सीमांत हो जाएगा, तो उपभोग से प्राप्त उपयोगिता तो सीमांत उपयोगिता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए एक उपभोक्ता दो वस्तुओं के बंडल समोसा और कचौड़ी 5 4 है और 20 4 5 4 आपका रुकिए
कचौड़ी क्या है, फिर उसके बाद 5 6 है कि बीच तटस्थ तटस्थ है, तो यह कथन क्या है, तो ये कथन आपका सत्य होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये किसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, यदि किसी वस्तु की मांग वक्र का समीकरण 15 देखिए कि मांग वक्र का समीकरण, बार बार ये क्वेश्चन आपका मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि इससे एक क्वेश्चन आपका बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा। ठीक है ना, तो देखिए 15 माइनस 2p है और यहाँ पे p इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, p इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो 15 माइनस p इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो 15 माइनस 2 माइनस 2 इंटू 1, तो 15 माइनस 2, 15 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 13, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों अगला प्रश्न है बच्चों, दो वस्तुएं x तथा y के लिए उत्पादन संभावनाएं इस प्रकार से दिया हुआ है। देखिए जब वो x का उत्पादन 0 करेंगे तब y का उत्पादन कितना होगा 10 होगा, और जब x का उत्पादन 1 करेंगे तब y का उत्पादन क्या होगा 8 होगा, जब x का उत्पादन 2 करेंगे 6 होगा, इसी प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, तो उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होगा, तो यहाँ पे ऋणात्मक ढाल मूल, देखिए पहले मैं उसका आकार बना देता हूँ। ठीक है, देखिए x यहाँ पे दे दिया है x, ठीक है, ये आपका x अक्ष हो गया। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे 2, इस प्रकार से आप लोग ग्राफ बना लीजिएगा। ठीक है ना, एक मैं एक पॉइंट लास्ट का बना देता हूँ, लास्ट का बनाइएगा तो पता चल जाएगा। यहाँ पे 0 0 होता है। ठीक है, तो y पे यहाँ पे 10, यहाँ पे मान लेते हैं 10। ठीक है, यहाँ पे 10, तो यहाँ से 1 2 3 4 करके बढ़ते 10 गया होगा, आप लोगों ने ग्राफ बनाया होगा। ठीक है, तो आपका किस प्रकार से बनेगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार से बनेगा। जब यहाँ पे देखिए जब क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे क्या था बच्चों देख लेते हैं, हाँ जब 5 था। ठीक है, तो इस प्रकार से बनेगा, यहाँ पे 10 यहाँ पे 5 मान लेते हैं, तो इस प्रकार से आपका बनेगा। तो ये कैसा किस प्रकार का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी ऋणात्मक ढाल। देखिए ऋणात्मक नेगेटिव ढाल गिर रहा है, नीचे से ऊपर से नीचे गिर रहा है, इस वजह से ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या बचा, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, ये नहीं, किसके लिए उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए। ठीक है, ये सारा आपकी केंद्रीय समस्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अर्थशास्त्र शब्द व्यष्टि और समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था, तो किसने किया था प्यारे बच्चों, रेगनर फ्रेश ने व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। उसके बाद देखिए एक किसान खेतों की जुताई के लिए ट्रैक्टर और हल बैल का के बीच किस तकनीक का चयन करता है, उसका यह चयन अर्थव्यवस्था की किस केंद्रीय समस्या में मेल खाता है। तो यहाँ पे कैसे उत्पादन करें, सो दिख रहा है कि ट्रैक्टर से उत्पादन करें कि बेल से उत्पादन करें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कैसे उत्पादन करें केंद्रीय समस्या से खाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, किसी अर्थशास्त्री के अनुसार उपयोगिता की मुद्रा को मापा जा सकता है, तो किसके अनुसार प्यारे बच्चों, अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार। मार्शल के अनुसार उपयोगिता को मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है, और उपयोगिता की मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, यूटिल्स होता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि उपयोगिता की मात्रक क्या होता है, यूटिल्स होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, एक व्यक्ति 4 गोलगप्पे का उपभोग करता है, उसे प्रत्येक व्यक्तिगत इकाई से क्रमशः 15 यूटिल्स, 12 यूटिल, 10 यूटिल्स और 8 यूटिल्स का उपयोगिता मिलता है। तो 4 गोलगप्पे से उपभोग से उसकी कुल उपयोगिता क्या होगी, तो देखिए कुल उपयोगिता का मतलब क्या होता है, सारा जोड़ देंगे, तो आप लोग इसको सारा जोड़ दीजिएगा, कितना आएगा 15 12 27 10 37 8 45, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे लगभग मैंने आपको 50 क्वेश्चन बताया प्यारे बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसे आप लोग रट जाइए, बहुत ही ज्यादा आने वाला है क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में, यहाँ से लगभग 15 क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।